हम सभी की जिंदगी में ना एक ऐसा सूटकेस होता है जो आकार में बहुत छोटा होता है। बिल्कुल। लेकिन हम उसमें पूरे घर का सामान ठूसने की कोशिश करते हैं। हम उसे दबाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब जिप बंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और फिर हैरान होते हैं कि ये सूटकेस अपनी जगह से उठ क्यों नहीं रहा। एकदम सही। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी रोजमर्रा की टू डू लिस्ट बिल्कुल इसी सूटकेस की तरह है। हाँ, लोग अक्सर यही गलती करते हैं। सुबह उठते ही लोग उसमें दुनिया भर के काम ऐसे भर लेते हैं जैसे आज ही सब कुछ खत्म करना हो, और शाम तक जब आधे काम अधूरे रह जाते हैं तो लोग खुद को तनाव और निराशा के बोझ तले दबा हुआ पाते हैं, जो कि बहुत ही आम बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे आम चीज मतलब एक टू डू लिस्ट हमारा सबसे बड़ा तनाव क्यों बन जाती है। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। इस चर्चा के लिए हमने डेमन ज़हारिया डेज की किताब टू डू लिस्ट फॉर्मूला और इसके पीछे के न्यूरोसाइंस से जुड़े स्रोतों को खंगाला है। मुझे इस सूटकेस वाली एनालॉजी बहुत पसंद आई। ये बिल्कुल सटीक बैठती है ना? हाँ, उत्पादकता के नाम पर इंसान अक्सर खुद पर इतना मानसिक बोझ डाल लेता है कि आगे बढ़ने की तो बात छोड़िए, अपनी जगह से हिलना भी भारी लगने लगता है। बिल्कुल, एकदम फ्रीज हो जाते हैं लोग। इसे ही मनोविज्ञान में प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स कहा जाता है। विडंबना देखिए, लोग लिस्ट बनाते ही इसीलिए हैं ताकि वे अपने दिन पर नियंत्रण पा सकें। लेकिन दिन ढलते ढलते वही लिस्ट उन्हें नियंत्रित करने लगती है। हर अधूरा काम एक भारी मानसिक बोझ बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब मैं स्रोतों को पढ़ रही थी तो आइडन दिस ऐप के कुछ डेटा ने सच में चौंका दिया। अरे वो डेटा तो सच में दिलचस्प है। हाँ, उनके डेटा के अनुसार 41% काम जो लोग अपनी लिस्ट में पूरी गंभीरता से लिखते हैं वो कभी पूरे ही नहीं होते। कभी नहीं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा ये है कि 18% काम 1 घंटे के अंदर और 10% काम तो लिस्ट में लिखने के महज 1 मिनट के भीतर ही पूरे हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग जानबूझकर सबसे आसान काम पहले चुनते हैं, सिर्फ उस लिस्ट में टिक लगाने की वो छोटी सी खुशी पाने के लिए, है ना? बिल्कुल। वो जो टिक लगाने का मजा है ना, लोग उसी के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आखिर हमारा दिमाग ऐसा व्यवहार क्यों करता है? मतलब वो मुश्किल और जरूरी कामों को छोड़कर उन 1 मिनट वाले कामों के पीछे क्यों भागता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और इवोल्यूशन यानी विकासवाद में छिपा है। अच्छा। हाँ, इंसानी दिमाग मूल रूप से रिवॉर्ड यानी इनाम के लिए काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब भी कोई काम पूरा होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है। ओहो, वही फील गुड हार्मोन। बिल्कुल, ये हमें अच्छा और सफल महसूस कराता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। तो लंबी लिस्ट से डोपामाइन का क्या लेना देना? देखिए, 20 या 30 कामों से भरी एक लंबी और बिना सोचे समझे बनाई गई लिस्ट को हमारा दिमाग एक अफसर की तरह नहीं बल्कि एक खतरे की तरह देखने लगता है। रुकिए, सच में? मतलब हमारा दिमाग एक कागज के टुकड़े या फोन की स्क्रीन पर लिखे कुछ शब्दों को एक जंगली जानवर या किसी बड़े खतरे के रूप में देख रहा है? हाँ, न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कैसे संभव है? जब इंसान एक साथ बहुत सारे टास्क देखता है तो दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर भारी दबाव पड़ता है। जो फैसले लेने का काम करता है। एकदम सही। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो योजना बनाने और ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। जब विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की क्षमता में थकान पैदा होने लगती है। इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां से शुरू करूं? हाँ, क्या सही है क्या गलत, इस असमंजस में जब काम भारी या अस्पष्ट लगता है तो दिमाग डोपामाइन की बजाय कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है। अरे बाप रे! और कॉर्टिसोल तो मुख्य तनाव हार्मोन है, सही? बिल्कुल। कॉर्टिसोल इंसान को फाइट या फ्लाइट मतलब लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। लेकिन टू डू लिस्ट के मामले में इंसान अक्सर फ्रीज हो जाता है यानी सुन्न पड़ जाता है। यही वजह है कि इतनी लंबी लिस्ट देखकर काम शुरू करने से पहले ही एक अजीब सी मानसिक थकान महसूस होने लगती है। और फिर इंसान हार मानकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। हाँ, बिल्कुल वही होता है। ये तो बहुत ही विरोधाभासी स्थिति हो गई। अगर लिस्ट बनाना ही हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल बढ़ा रहा है, हमें डरा रहा है, तो क्या लिस्ट बनाना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये समाधान नहीं है।
क्योंकि अगर कोई बिना लिस्ट के काम करेगा तो वो भूल जाएगा कि उसे बिल भरना था या कोई जरूरी ईमेल भेजना था। बिना लिस्ट के तो दिनचर्या पूरी तरह बिखर जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लिस्ट बनाना छोड़ना समाधान नहीं है। डायमंड ज़हरियाडस का फॉर्मूला ये स्पष्ट करता है कि समस्या हमारी मेहनत में नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या उस लिस्ट के डिजाइन में है। डायमंड का असली फॉर्मूला एक बहुत ही स्पष्ट प्रणाली पर आधारित है, जिसे मास्टर लिस्ट और डेली लिस्ट का विभाजन कहते हैं। मास्टर लिस्ट और डेली लिस्ट। तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने उस भारी सूटकेस को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटना होगा? एकदम सही समझे आप। मास्टर लिस्ट वो जगह है जहां भविष्य के सारे काम, बड़े प्रोजेक्ट्स और हर छोटा बड़ा विचार रखा जाता है। अच्छा, एक तरह का ब्रेन डंप का। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दिमाग को सब कुछ याद रखने का तनाव ना हो, सब कुछ एक जगह सुरक्षित है। ये तो सुकून देने वाला है। लेकिन जो चीज सच में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदलती है वो है डेली लिस्ट। डायमंड के अनुसार इस डेली लिस्ट में आज के लिए केवल 5 से 7 काम ही होने चाहिए, उससे ज्यादा एक भी नहीं। रुकिए, केवल 5-7 काम? लेकिन अगर किसी के ऑफिस में रोज 15-20 काम होते हैं तो वो सिर्फ 5 काम कैसे चुन सकता है? ये एक बहुत ही आम सवाल है। मतलब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये अव्यावहारिक नहीं है? बाकी कामों का क्या होगा? और यहीं पर लोग उत्पादकता और व्यस्त रहने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। 15 काम करना अक्सर सिर्फ व्यस्त दिखना होता है, उत्पादक होना नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। उन 5 से 7 कामों को कैसे चुनना है, इसके लिए स्रोतों में MMM मैट्रिक्स का जिक्र है। MMM मैट्रिक्स, ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है मस्ट डू, जो आज करना बेहद जरूरी है। मे बी डू, अगर समय और ऊर्जा बची तो करेंगे। और मूव टू फ्यूचर, जिसे बिना किसी नुकसान के वापस मास्टर लिस्ट में भेजा जा सकता है। अरे वाह, ये तो कठोर छंटाई का तरीका है। बिल्कुल। जब इंसान इस तरह से छांटता है तो उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से वो डिसीजन फटीग का बोझ तुरंत हट जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने छंटाई कर ली और 5 जरूरी काम चुन लिए। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि कई बार मैं लिस्ट में लिखती हूँ प्रोजेक्ट खत्म करो, और उस एक लाइन को देखकर ही मुझे पसीना आने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो काम अस्पष्ट है। एक बार जब हमने काम चुन लिया तो उसे लिखना कैसे है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। स्रोत AC सिद्धांत के बारे में बताते हैं। एक्शनेबल, क्लियर, एग्जैक्ट, यानी काम करने योग्य, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। प्रोजेक्ट खत्म करो कोई टास्क नहीं है, यह एक पूरा प्रोजेक्ट है। दिमाग को यह पहाड़ जैसा लगता है। तो इसे आसान कैसे बनाया जाए? स्रोतों में एक बहुत ही बेहतरीन और विशिष्ट उदाहरण दिया गया है जिम बैग का। जिम बैग? हाँ, अगर कोई रोज अपनी लिस्ट में लिखता है जिम जाना है, तो उसके दिमाग को लगता है कि उसे गाड़ी निकालनी होगी, भारी वजन उठाना होगा, पसीना बहाना होगा। सुनकर ही थकान हो रही है। बिल्कुल। ये एक भारी काम लगता है जिसे दिमाग टालना चाहता है। लेकिन जब उस काम को बदलकर सिर्फ जिम बैग तैयार करना है लिख दिया जाता है, तो वो एक छोटा, स्पष्ट और हासिल करने योग्य कदम बन जाता है। अरे हाँ, और मैं समझ सकती हूँ कि सिर्फ जिम बैग तैयार करने से जो छोटा सा डोपामाइन रिलीज होता है, वही इंसान को अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर देता है। एकदम सही। और इसे और भी सटीक बनाने के लिए एक और सिद्धांत है, LLL, यानी लोकेशन, लेबल, लेंथ। मतलब काम कहाँ होगा, उसकी प्राथमिकता क्या है और उसमें कितना समय लगेगा। हाँ, ये तो दिमाग को एक स्पष्ट नक्शा देने जैसा हो गया। बिल्कुल। जब कोई टास्क इस तरह खोलकर लिखा जाता है कि कंप्यूटर पर बैठकर 30 मिनट में रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट लिखना है, तो हम असल में अपने दिमाग के लिए उस काम का डर खत्म कर रहे होते हैं। हम उसे बता रहे होते हैं कि देखो ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, बस आधे घंटे का एक जाना पहचाना काम है। एकदम सही। यहीं पर हमारा सिस्टम हमारी बायोलॉजी की मदद करने लगता है, उसके खिलाफ लड़ने की बजाय। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने ये तो तय कर लिया कि काम कैसे चुनना है और उसे कितना स्पष्ट लिखना है। लेकिन उस काम को करने के लिए जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा चाहिए, उसका क्या? स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि समय से ज्यादा अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ा सच है। लोग अक्सर पार्किंसंस लॉ के शिकार हो जाते हैं। पार्किंसंस लॉ? हाँ, ये नियम कहता है कि कोई भी काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। अरे हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। अगर किसी काम को पूरा दिन दिया जाए तो वो पूरा दिन ले लेगा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है
हमारे दिमाग का एनर्जी साइकिल। हमारा दिमाग पूरे दिन एक ही स्तर की ऊर्जा या फोकस के साथ काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, और इसी बात को स्रोतों में एक राइटर की बहुत ही शानदार कहानी से समझाया गया है। हाँ, वो जो नाइट आउल बनने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, वो हर रात 11 बजे कंप्यूटर के सामने बैठकर खुद को लिखने के लिए मजबूर करता था, कॉफी पीता था, लेकिन स्क्रीन खाली ही रहती थी। वो हमेशा फेल होता था और खुद को कोसता रहता था। और उसकी विफलता का कारण उसकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि उसका अपनी बायोलॉजी के खिलाफ लड़ना था। तो असल में क्या हो रहा था? न्यूरोसाइंस से साबित कर चुका है कि ज्यादातर लोगों में सुबह के कुछ घंटों में मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता अपने चरम पर होती है। जब उस राइटर ने इस बात को समझा और अपने लिखने के काम को रात से हटाकर सुबह सबसे पहले करना शुरू किया, तो वही काम जो रात में पहाड़ लगता था, सुबह प्राकृतिक रूप से आसानी से पूरा होने लगा। तो ये सिर्फ समय बदलने की बात नहीं थी, ये डोपामाइन और शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा के शिखर का सही तालमेल बैठाने की बात थी। एकदम सही। लेकिन ऊर्जा बचाने का एक और तरीका स्रोतों में बताया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया, सीमाएं या कंस्ट्रेंट्स तय करना। हाँ, वो फ्रीलांसर की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। वो कहानी बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल, वो फ्रीलांसर हर क्लाइंट को खुश करने के चक्कर में अपनी लिस्ट में रोज नए टास्क जोड़ता रहता था, वीकेंड पर भी काम कर रहा था। नतीजा ये था कि वो हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और बर्नआउट के करीब रहता था। ये तो आज के समय में बहुत से लोगों की कहानी है। हाँ, दुर्भाग्य से। फिर उस फ्रीलांसर ने इस चक्र को कैसे तोड़ा? उसने एक कठोर सीमा तय की। उसने नियम बनाया कि वो रोज सिर्फ 3 मीनिंगफुल काम ही करेगा। सिर्फ 3? शुरुआत में ये डरावना लगा होगा। बिल्कुल डरावना लगा होगा, लेकिन इस छोटी सी सीमा ने उसकी मानसिक स्पष्टता को इतना बढ़ा दिया कि उसका ध्यान भटकना बंद हो गया। जब दिमाग को एक स्पष्ट और छोटी सीमा दिखती है तो वो शांत हो जाता है। सीमाएं असल में आजादी देती हैं। और इसी फोकस को और धारदार बनाने के लिए विज्ञान एक और टूल देता है, टाइम बॉक्सिंग। हाँ, बहुत ही असरदार टूल है ये। जब कोई किसी काम के लिए समय सीमा तय कर देता है, मान लीजिए एक टाइमर लगा दिया कि मुझे ये काम अगले 30 मिनट में ही करना है, तो ये सिर्फ समय मापने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार ये टिक टिक करती घड़ी हमारे दिमाग में नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन एक्टिव कर देती है। ये बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है। नॉरएपिनेफ्रिन एक तरह से दिमाग को सिग्नल देता है कि ये काम अभी तुरंत जरूरी है। ये एक हल्की सी तात्कालिकता पैदा करता है जो फोकस को लेजर की तरह शार्प कर देता है। और सबसे बड़ी बात, जब नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ता है तो दिमाग अपने आप ही आसपास के डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक कर देता है, जैसे फोन के नोटिफिकेशन या बेवजह के विचार। बिल्कुल। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमने टाइम बॉक्सिंग कर ली, ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर लिया और दिन खत्म हो गया। फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ काम अधूरे रह ही जाते हैं, और जब रात को इंसान बिस्तर पर लेटता है तो वही अधूरे काम दिमाग में घूमने लगते हैं और नींद उड़ जाती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि दिन का अंत आखिर कैसे होना चाहिए। हाँ, मनोविज्ञान में इस घटना को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये ज़ाइगार्निक इफेक्ट असल में है क्या? इसका नाम जितना जटिल है, क्या इसका असर भी उतना ही गहरा है? इसका असर हमारी नींद और शांति पर बहुत सीधा होता है। ज़ाइगार्निक एक्ट का मतलब है कि जो काम अधूरे रह जाते हैं वे हमारे दिमाग में उन कामों की तुलना में ज्यादा जगह घेरते हैं जो पूरे हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग अधूरेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो लगातार हमें याद दिलाता रहता है कि ये काम अभी बाकी है, और यही कारण है कि अधूरे काम इंसान को रात भर जगाए रखते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में काम कर रहा हो। हाँ, सही एनालॉजी है। उसने काम करने के लिए 20 अलग-अलग टैब खोले, हाँ, लेकिन काम खत्म होने के बाद उन टैब्स को बंद नहीं किया। बिल्कुल। बैकग्राउंड में वो 20 टैब खुले हुए हैं। बिल्कुल। इंसान को लग रहा है कि कंप्यूटर खाली है, लेकिन वो खुले हुए टैब लगातार कंप्यूटर की मेमोरी और बैटरी चूस रहे हैं, जिससे पूरा सिस्टम धीमा हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। हमारे दिमाग में वो अधूरे काम भी उन खुले हुए टैब्स की तरह ही हमारी मानसिक ऊर्जा चूसते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इन दिमागी टैब्स को कैसे बंद करें ताकि शांति से सो सकें। इसे क्लोजर इफेक्ट के जरिए बंद किया जा सकता है। वो कैसे? अक्सर लोग सोचते हैं कि काम पूरा होने पर लिस्ट में सिर्फ एक टिक लगा देना काफी है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही शानदार और गहरा समाधान सुझाते हैं। हर पूरा किए गए टास्क के नीचे सिर्फ इतना लिखना चाहिए, डन बिकॉज, यानी ये काम पूरा हुआ क्योंकि। रुकिए,
सिर्फ इतना लिखने से क्या होता है? जब इंसान ये लिखता है कि कोई काम क्यों पूरा हुआ या उसका महत्व क्या था, तो वो उस काम के अर्थ को याद करता है। इस प्रक्रिया से दिमाग में सिर्फ डोपामाइन ही नहीं बल्कि सेरोटोनिन भी रिलीज होता है। ओह, सेरोटोनिन। हाँ, सेरोटोनिन वो रसायन है जो इंसान को गहरी संतुष्टि, स्थिरता और शांति का एहसास कराता है। ये दिमाग को बताता है कि दिन सफल रहा, अब तुम आराम कर सकते हो। और शाम के रूटीन को और मजबूत बनाने के लिए स्रोतों में दिन के अंत में खुद से सिर्फ 3 आसान सवाल पूछने की सलाह दी गई है। बिल्कुल। आज क्या पूरा हुआ, क्या पूरा नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ? ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है जो बिना किसी अपराध बोध के किया जाना चाहिए। और यहाँ स्रोतों में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। वो चेतावनी कौन सी है? चेतावनी ये है कि रात के समय जब दिन खत्म हो रहा हो तब अगले दिन की नई टू डू लिस्ट कभी नहीं बनानी चाहिए। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन ऐसा क्यों? आमतौर पर तो प्रोडक्टिविटी गुरु यही सलाह देते हैं कि अगले दिन की तैयारी एक रात पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि सुबह उठकर सोचना ना पड़े। देखिए, तैयारी करना अलग बात है, लेकिन एक पूरी नई लिस्ट बनाना बहुत अलग है। अच्छा। दिन के अंत में हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह थका हुआ होता है। अच्छा। और थके हुए दिमाग का नेगेटिव बायस यानी नकारात्मक चीजों की ओर झुकाव बहुत ज्यादा होता है। तो वो हर चीज को गलत नजरिए से देखता है। बिल्कुल। उस समय दिमाग हर नए काम को एक बोझ या खतरे की तरह देखता है। रात को बनाई गई लिस्ट अक्सर अवास्तविक होती है और वो कॉर्टिसोल बढ़ा देती है, जिससे नींद खराब होती है। तो फिर इसका सही विकल्प क्या है? इसका सबसे बेहतरीन विकल्प ये है कि जो काम आज अधूरे रह गए हैं उन्हें बस अगले दिन के लिए रीशेड्यूल कर दिया जाए। बस रीशेड्यूल? हाँ, जब कोई किसी अधूरे काम को रीशेड्यूल करता है तो दिमाग को यह संदेश जाता है कि ये काम पेंडिंग या अटका हुआ नहीं है, बल्कि ये अब प्लान्ड यानी नियोजित है। और दिमाग को योजनाएं पसंद है। एकदम। जैसे ही काम प्लान्ड कैटेगरी में जाता है, कॉर्टिसोल का स्तर तुरंत गिर जाता है और इंसान शांति से सो पाता है। ये बहुत ही व्यावहारिक और गहरी बात है। और इसके साथ ही ना इंक्यूबेशन इफेक्ट का भी लाभ मिलता है। वो कैसे? ये कोई रात को सोने से पहले सिर्फ ये तय कर लेता है कि कल का सबसे जरूरी एक काम ये होगा, तो उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस दिमाग रात भर उस पर काम करता रहता है। अरे हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस समस्या का हल रात को नहीं मिल रहा था, सुबह उठते ही बिना किसी मेहनत के वो एकदम साफ हो जाता है। यही वजह है कि शाम का सही रूटीन सिर्फ आज के दिन को खत्म नहीं करता, बल्कि वो कल की सफलता की नींव भी रखता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने न्यूरोसाइंस समझ लिया, मास्टर लिस्ट और डेली लिस्ट का अंतर देख लिया, ऊर्जा का प्रबंधन और शाम का रूटीन भी गहराई से जान लिया। लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सब महज कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं हैं जिन्हें आप 2 दिन करें और भूल जाएं। बिल्कुल नहीं। ये एक इंसान की पूरी पहचान, उसकी आइडेंटिटी बदलने का एक गहरा तरीका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो हम अक्सर उत्पादकता को इच्छा शक्ति से जोड़कर देखते हैं। हाँ, हमें लगता है कि जो लोग ज्यादा काम करते हैं उनमें इच्छा शक्ति ज्यादा होती है। लेकिन वास्तव में इच्छा शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार 21 से 30 दिनों तक ऐसी टू डू लिस्ट बनाता है जिसमें 5 से 7 छोटे-छोटे और हासिल करने योग्य काम होते हैं और वो रोज उन्हें पूरा करता है, तो दिमाग में गहरा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? इंसान खुद को एक प्रोक्रेस्टिनेटर या टालम टोल करने वाले व्यक्ति की बजाय काम पूरा करने वाले इंसान के रूप में देखने लगता है। ये तो एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। बिल्कुल। जब दिमाग रोज छोटी छोटी जीत का स्वाद चखता है तो वो उस जीत को ही इंसान की असल पहचान मान लेता है। एकदम सही। और ये पूरी प्रक्रिया दिमाग में कॉग्निटिव ईज पैदा करती है। कॉग्निटिव ईज? हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई सिस्टम सरल और जाना पहचाना हो जाता है तो दिमाग को उसे अपनाने में बहुत कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब कोई संघर्ष नहीं होता। हाँ? दिमाग बिना किसी प्रतिरोध के काम करने लगता है और लंबे समय तक किसी भी सिस्टम के टिके रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें लचीलापन हो। लिस्ट में बफर टाइम रखना या खाली समय छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये यथार्थवादी होने का प्रमाण है। लचीलेपन की बात पर मुझे स्रोतों में दी गई एक मैनेजर की कहानी याद आ रही है जो बहुत ही प्रभावशाली है। हाँ, वो कहानी जरूर शेयर कीजिए। वो मैनेजर हमेशा अपने बिगड़े हुए शेड्यूल को लेकर बहुत तनाव में रहता था। अगर कोई मीटिंग लंबी खिंच जाती या कोई काम छूट जाता तो उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाई जाता था। ये तो बहुत से लोगों के साथ होता है। बिल्कुल।
फिर उसने अपनी लिस्ट में एक साधारण सा लेकिन जीवन बदलने वाला नियम जोड़ लिया, गिल्ट नहीं, एडजस्टमेंट। अरे वाह। हाँ, मतलब अगर कोई काम आज छूट गया तो उसके लिए खुद को कोसने या अपराध बोध महसूस करने की बजाय उसे बस अगले दिन के लिए एडजस्ट कर देना है। यही वो मानसिकता है जो इंसान को बर्नआउट से बचाती है। मनोविज्ञान में इसे मिनिमम वायबल प्रोग्रेस कहा जाता है। ऐसा सिस्टम जो इंसान को ये अनुमति देता है कि किसी दिन जब ऊर्जा कम हो या दिन बहुत खराब हो, तब सिर्फ 5 मिनट का थोड़ा सा काम करना या न्यूनतम प्रगति करना भी बिल्कुल ठीक है। तो जो सिस्टम कठोर होता है वो जल्दी टूट जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो सिस्टम लचीला होता है वो जिंदगी भर चलता है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें तो टू डू लिस्ट सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्दों का समूह या कोई कठोर बॉस नहीं है। एकदम सही। ये असल में हमारे खुद के दिमाग के साथ बातचीत करने का एक माध्यम है। इसे हमें डराने, थकाने या हम में अपराध बोध भरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि हमें एक गेम की तरह लगे, एक ऐसा गेम जिसे कोई भी इंसान हर दिन आसानी से जीत सकता है। बहुत सही बात है। जब हमारी लिस्ट हमारी बायोलॉजी के खिलाफ जाने की बजाय हमारी बायोलॉजी के साथ मिलकर काम करने लगती है, तब असली उत्पादकता का जन्म होता है। डोपामाइन जो हमें प्रेरित करता है, कॉर्टिसोल जो हमें डराता है, सेरोटोनिन जो हमें शांति देता है, ये सब हमारे अंदर के रसायन हैं। हमें बस सही डिजाइन के जरिए इनका सही इस्तेमाल करना सीखना है। बिल्कुल। आज हमने बहुत गहराई से समझा कि अपनी लिस्ट में क्या डालना है, उसे कैसे लिखना है और उसे कैसे मैनेज करना है ताकि हमारा वो सूटकेस फटने से बच जाए और यात्रा आसान हो। बहुत ही शानदार डीप डाइव रही है। लेकिन अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे की बात है, लेकिन आज की चर्चा से ही गहराई से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी टू डू लिस्ट के साथ साथ रोजाना एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाएं? नॉट टू डू लिस्ट? हाँ, उन आदतों, उन नकारात्मक विचारों या उन व्यर्थ के कामों की एक एकदम स्पष्ट सूची जिन्हें हम आज अपनी कीमती ऊर्जा और समय नहीं देने का पक्का वादा करते हैं। अरे ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? अगर हम उन कामों को पूरा करने का जश्न मना सकते हैं जो हमने किए हैं, तो सोचिए अगर हम उन चीजों का जश्न मनाएं जिन्हें हमने जानबूझकर इग्नोर किया है, जिन डिस्ट्रैक्शंस को हमने खुद पे हावी नहीं होने दिया, जिन बहसों में हम नहीं पड़े, तो भविष्य के लिए हमारे पास कितने अतिरिक्त डोपामाइन और कितनी गहरी मानसिक शांति की बचत होगी। बिल्कुल, ये तो ऊर्जा बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो बस उस सूटकेस में से वही रखिए जो आपकी यात्रा के लिए सच में जरूरी है, बाकी सब बिना किसी डर के बाहर ही छोड़ दीजिए। इस विचार पे जरूर